क्या चेंजेस लगे आपको आफ्टर ज्वाइनिंग पीडी क्लासेस? क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो? सर एक तो सबसे बड़ा जो मेरे को घबराहट पैदा होती थी सर, बहुत घबराहट होती थी सर बोलने में। ऐसे पता नहीं क्या मैं किस चीज का सामना कर रहा हूँ, वो चीजें सर धीरे धीरे कम हो रही हैं। और एक सर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं पता नहीं वहाँ क्या होगा, किसके सामने बैठा हूँ, बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो वो भी सर थोड़ी मेरी हेजिटेशन अब थोड़ी कम हुई है सर। और एक सर बैठने का एचपीएससी बोलने का मेंबर्स जो होते हैं तरीका। वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप देखना, वो अच्छा आपसे सर। बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको लगने नहीं अच्छा देंगे वो सर। इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, आपको बुलाएंगे अच्छे से, आइए आइए बैठिए। हाँ, और अगर उनको हल्का सा भी लगा आप नर्वस हो रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। मतलब बहुत रिलैक्स करके बात कर। बहुत बढ़िया मेंबर हो। अच्छा सर। आप हिस्ट्री टीचर क्यों बने? वाई यू ऑप्टेड टू बी अ हिस्ट्री टीचर? सर मैं हिस्ट्री का अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि जो हिस्ट्री विषय था वो मैंने फर्स्ट पहली बार बीए जब अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री की तो उस समय मैंने हिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ा। और उस सब्जेक्ट में मेरा इतना अधिक इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक अतीत के बारे में हमें पता चलता है, अतीत की घटनाओं के बारे में पता चलता है। और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम आने वाले अपने वर्तमान को हम उससे संवार सकते हैं अतीत की घटनाओं से सीख कर। तो सर इस कारण से मेरा इतिहास विषय के प्रति रुचि पैदा हुई। ऋग्वेद के बारे में कुछ बताएं हमें। सर ऋग्वेद जो हमारे जो वैदिक काल है, वैदिक काल के अंदर उत्तर ऋग्वैदिक काल है जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के समय का इसका काल माना जाता है। और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और जिसके सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल है वो 10वां मंडल है, जिसमें हमें कई सूक्तों की जानकारी मिलती है। और इसका दूसरे से लेकर और जो 7वां मंडल है वो प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है, ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। और जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर एक वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। उस वर्ण व्यवस्था में जैसे ब्राह्मण वर्ग हो गया, क्षत्रिय वर्ण हो गया, वैश्य वर्ण हो गया और शूद्र वर्ण हो गया। और ये किस प्रकार से इसमें बताया गया कि ये कि महापुरुष के अलग अलग अंगों से इनके जो चारों वर्णों की है वो पैदा हुए। जैसे जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण है जो उसके वो मस्तिष्क से माना जाता है। और जो क्षत्रिय वर्ण उसकी भुजाओं से माना जाता है, वैश्य वर्ण को उसके जंघाओं से माना जाता है और शुद्ध वर्ण को उसके पैरों से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मौर्य काल के बारे में बताना शुरू कीजिए। मौर्य काल एक भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य काल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल के रूप में माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल से पहले बहुत सारे जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर ज्यादातर हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। और उससे पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था भारत के अंदर। और नंद वंश का उस समय जो शासक था वो था घनानंद। और घनानंद एक अत्याचारी शासक था। उसने भारतीय जनता के ऊपर बड़े यानी एक वो पैसों का लालची था, धन की संपत्ति का वो लालची था। और उसने भारतीय जो जनता थी उसके कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो उस समय चंद्रगुप्त उसका जो मंत्री था, चाणक्य। उस चाणक्य ने जब उसको घनानंद को ये कहा कि हमें देश की जनता के कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए, बाह्य आक्रमणों से हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था। और उस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक नंद वंश का शासन समाप्त नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वो जब उसको लेने के जंगल से गुजर रहे थे वहां पर उसने एक बालक को देखा जो राज की लम खेल खेल रहा था। उससे वो इतना प्रभावित हुआ कि उसको अपने साथ ले गया वो, और तक्षशिला में जाकर उसकी पढ़ाई की, उसको शस्त्रों से उसको कुशल बनाया। और वो जो बालक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर नंदों का विनाश करके और पश्चिमी जो आक्रमण थे उनसे रोकथाम करके भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और मौर्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों को जीता। फिर उसने मगध पर आक्रमण किया और इस प्रकार से अपने साम्राज्य का उसने विस्तार हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, इधर पश्चिमी उत्तर प्रांत से लेकर बिहार उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसने अपनी राजधानी को
पाटलिपुत्र बनाया। कौटिल्य के सिद्धांत क्या थे? कौटिल्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था सर। उसने अपने शासन को चलाने के लिए सप्तांग सिद्धांत जानते हैं, जिसमें उसने सबसे पहले शासक की बात हुई। स्वामी होना चाहिए इसमें शासन चलाने के लिए। फिर उसकी मंत्री परिषद होनी चाहिए, उसमें राष्ट्र होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, धन होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, और किस प्रकार की न्याय प्रणाली होनी चाहिए। उसने शासन को चलाने के लिए प्रकार। अशोक की महानता का मूल्यांकन करें। सर, अशोक की महानता का मूल्यांकन करें। सर ने अशोक जब 272 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तो 3 साल के बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में वो कलिंग का युद्ध लड़ा सर उसने। और उस कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों परिवार बेघर हो गए, अनाथ हो गए। उससे उसको इतना पश्चाताप हुआ कि उसने आगे युद्ध न करने की शपथ ली। और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार से उसने उसने सोचा कि लोगों को रणघोष के स्थान पर धम्म घोष के लोगों से कल्याण करना चाहिए। उसने रणघोष को यानी युद्धों को छोड़कर उसने बौद्ध धर्म के माध्यम से अपना जो धर्म था उस धर्म के माध्यम से लोगों की कल्याणकारी नीति अपनाई। और उन सभी कल्याणकारी नीतियों को अपने अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। और अपने साम्राज्य का जो विस्तार था उसने युद्ध के स्थान पर वही बौद्ध या धर्म के आधार पर उसने साम्राज्य का विस्तार। उसका धर्म था कि लोगों को किस प्रकार से उसका कल्याण किया जाए, बड़ों का मान सम्मान किया जाए, छोटों का प्यार किया जाए, छोटों से माता पिता का आदर करना चाहिए, जो अपने परिचित है आसपास के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हमें ऐसी नीतियां नहीं, उन्होंने 5 प्रकार के जो पाप थे उन पापों से भी दूर रहने की हमें बताया है। कि जैसे निष्ठुर है, चंडूलीय है, निष्ठुरता है, घृणा, यानी इन सभी ऐसी चीजों को हमें अपने अंदर नहीं लाना चाहिए जिससे समाज का विनाश हो। हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म के माध्यम से आगे अपना समाज को आगे लेकर जाना चाहिए। ऐसी नीतियां उसने सर अपनाई थी, कल्याणकारी नीतियां। हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता सर, हड़प्पा सभ्यता का जो शुरुआत होती है सर वो जो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी के आसपास, नदियों के आसपास बहुत सारे क्षेत्र पाए गए थे इसमें। लेकिन हड़प्पा सभ्यता हम इसको इसलिए नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी, और इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन सर इसके नाम और जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम इसको बोलते हैं। ये सिंधु नदी के आसपास इसमें बहुत सारे क्षेत्रों की खोज की गई थी। और इसको हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सरस्वती जो नदी थी उस समय उसके आसपास भी बहुत सारे स्थलों की खोज की गई है। उससे ये पता चलता है कि वहां पर ये सिंधु सभ्यता थी। इसको हम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में जो नगरों को एक प्लानिंग के तहत, जैसे आज के आधुनिक समय में हम नगरों को प्लानिंग के तहत उनको बनाते हैं, उसी प्रकार से उस समय में भी आज से लगभग 4,000 5,000 वर्ष पहले भी किस प्रकार की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। और इसको फिर बहुत है। रानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ के बीच में संबंध बताएं। सर, रानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ, सर एलिजाबेथ का जो टाइम था वो था 1556 से लेकर 1603 तक का था शायद सर। ये मेरे को सर कंफर्म नहीं है, वैसे इसके लिए सर सॉरी चाहता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर, मेरे मेरे माइंड में जो आ रहा है कि 1556 से लेकर या 1558 से लेकर 1602 या 3 तक का इसका सर समय था। और इस दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण हो, तो इस रानी एलिजाबेथ के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उसकी निर्माण हुआ था लगभग 1600 के आसपास। और उसने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने का एक उनको अधिकार पत्र दिया था। और सर जो रानी विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया का टाइम पीरियड शायद मेरे को जो सर लगता है, मेरे को वैसे कंफर्मेशन वैसे 1911 12 में जब दिल्ली कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी,
तो उस समय शायद सर विक्टोरिया, जब वो दिल्ली दरबार लगाया गया था तो वहां पर विक्टोरिया और जार्ज पंचम के साथ वो भारत में आगमन हुआ था सर। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? सर 1857 का जो विद्रोह था उसके एक कारण नहीं थे, उसके कारण अनेक कारण थे सर इसमें। जैसे उसमें राजनीतिक कारण रहे हैं सर, उसके आर्थिक कारण रहे हैं, उसके प्रशासनिक कारण रहे हैं, उसके सैनिक कारण रहे हैं, उसके सामाजिक और धार्मिक कारण रहे हैं। लेकिन सर इन कारणों पर चर्चा करने से पहले हम, क्योंकि ये कारण तो लगभग पिछले 100 वर्षों से चले आ रहे थे। जब से 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, 1857 की जो 100 वर्षों की अवधि थी, उस 100 वर्षों की अवधि के दौरान ये कांड तो धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। लेकिन ऐसा कौन सा एक अचानक कांड, उसको हम तात्कालिक कांड के नाम से, कि एक ऐसा तात्कालिक कांड हो जिसने उस विद्रोह को एक चिंगारी का रूप धारण कर लिया। और उस चिंगारी के रूप धारण में, जैसे उस समय जो तात्कालिक कांड था वो था कारतूस, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उसको 1800 दिसंबर 1856 में भारतीय सैनिकों के पास एक एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग करने के लिए इसका वहां भारत में एनफील्ड राइफल लेकर आई गई। और जनवरी 1857 के अंदर उसे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू किया गया था। और उसके कारतूस से उनको मुंह से छील कर काटना पड़ता था, जिससे जो भारतीय सैनिक थे उसको अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। क्यों मानते धर्म के विरुद्ध? क्योंकि उसके अंदर जो चर्बी लगी होती थी वो गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। जो मुस्लिम थे वो सुअर को हराम मानते थे, और जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी। तो वहां से एक चिंगारी का रूप ये धारण करता है। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने, जो 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था, उसने बैरकपुर नामक स्थान पर इस कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया और अपने दो सैनिक अधिकारी, एक था मेजर सार्जेंट और एक था लेफ्टिनेंट बाग, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहाँ से एक चिंगारी का काम करते हैं, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। उसके बाद सब जैसे राजनीतिक कारण रहे हैं, जिसके राजनीतिक कारणों में क्या है कि फर्स्ट जो राजनीतिक कारण थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि। जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था वो 1799 से लेकर 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल वो बनकर आया। और उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो नीति अपनाई थी, उसने सहायक संधि नीति वो अपनाई थी। उस सहायक संधि नीति के अंतर्गत क्या था कि ब्रिट जो भारतीय शासक थे या भारतीय नवाब की रियासतें थी, वहां पर अंग्रेजी सेना को उन्हीं के पैसे पर, उनके धन के ऊपर वहां पर रखा जाता था। एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता था। और भारतीय शासकों की जो विदेश नीति थी या जो प्रशासन था, उस सभी के ऊपर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। और इसके अंतर्गत उसमें जैसे अवध था और हैदराबाद था, पेशवा था या मैसूर था, उन सभी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी की नीति है, जिसको हम ओके। लैक्स की नीति बोलते हैं। इनफ इनफ। बहुत अच्छा बताया आपने। नॉलेज भी अच्छा है। क्या चेंजेस लगे आपको आफ्टर ज्वाइनिंग पीडी क्लासेस? क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो? सर एक तो सबसे बड़ा जो मेरे को घबराहट पैदा होती थी सर, बहुत घबराहट होती थी सर बोलने में। ऐसे पता नहीं क्या मैं किस चीज का सामना कर रहा हूँ, वो चीजें सर धीरे धीरे कम हो रही हैं। और एक सर एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं पता नहीं वहाँ क्या होगा, किसके सामने बैठा हूँ, बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो वो भी सर थोड़ी मेरी हेजिटेशन अब थोड़ी कम हुई है सर। और एक सर बैठने का, एचपीएससी बोलने का मेंबर्स जो होते तरीका। हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। आप देखना, वो आपसे अच्छा सर। बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको लगने नहीं अच्छा देंगे वो सर। इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, आपको बुलाएंगे अच्छे से, आइए आइए बैठिए। हाँ, और अगर उनको हल्का सा भी लगा आप नर्वस हो रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। मतलब बहुत रिलैक्स करके बात कर। बहुत बढ़िया मेंबर हो। अच्छा सर। अच्छा। चलिए, ठीक सर, ठीक अब है। आप ये बताइए कि एक हिस्ट्री के टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर जो हिस्ट्री का अध्यापक है, मेरे हिसाब से उसको एक तो सभी जो इतिहास के अंदर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों को हम बच्चों को दिखाकर, या तो फोटो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उनके, या वीडियो के माध्यम से, या हम पुराने अपने घरों के अंदर जैसे सिक्के हैं, मृद भांड है, मिट्टी के जो बर्तन के टुकड़े हैं, उन सभी को, या अपने घरों के अंदर जो पुरानी चीजें उनको बच्चों को दिखाकर कि हम इन चीजों से, हमारा इतिहास में इन चीजों की कितना योगदान रहा है। उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, उस समय की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी फसलों के बारे में चर्चा करके बच्चों को समझाकर उससे हम
ये हिस्ट्री के बारे में बच्चों को हम बता सकते हैं और उसको आसानी से समझा सकते हैं। वेरी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया।